हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 150 एमसीक्यूज की हर सब्जेक्ट की सीरीज को शुरू किया था और आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के 15 एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे आने वाली सीरीज में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। Which drug is an immunosuppressant used to prevent organ transplant rejection? कौन सा ड्रग है जिसको इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह यूज किया जाता है जिस टाइम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का रिजेक्शन हो रहा है उसको बचाने के लिए? साइक्लोस्पोरिन, मेटफॉर्मिन, लिवोथायरॉक्सिन या फिर डिजॉक्सिन। तो आंसर हो जाएगा साइक्लोस्पोरिन। क्यों? क्योंकि साइक्लोस्पोरिन क्या करती है, इंटरल्यूकिन 2 के ट्रांसक्रिप्शन को रोकती है, कैल्सिन्यूरिन को रोकती है और टी लिम्फोसाइट के एक्टिवेशन को बढ़ाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिस व्यक्ति के अंदर ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है उसकी बॉडी उस जो भी ट्रांसप्लांट हो रहा है ऑर्गन, उस ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके बिहाफ पे एंटीबॉडीज बनाएगी, इम्यून इतनी स्ट्रॉन्ग करेगी, उसके ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए जो साइक्लोस्पोरिन है वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दी जाती है, ताकि वो जो ऑर्गन बाहर से उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जा रहा है वो उसको एक्सेप्ट कर सके, रिजेक्शन से बचाया जा सके। मेटफॉर्मिन इसका आंसर नहीं है, क्योंकि एंटी डायबिटिक ड्रग है। लिवोथायरॉक्सिन थायराइड हार्मोन के रिप्लेसमेंट में यूज की जाती है और डिजॉक्सिन हम सबको पता है कार्डियोग्लाइकोसाइड है, बहुत बार क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डोजेस फॉर्म अवॉइड्स बोथ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड जीआईटी डिग्रेडेशन? कौन सा डोजेस फॉर्म है जो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और जीआईटी डिग्रेडेशन दोनों को अवॉइड करता है? ओरल टैबलेट्स, रेक्टल सपोजिटरीज, ट्रांसडर्मल पैचेस या फिर सबलिंगुअल टैबलेट्स? आंसर हो जाएगा सबलिंगुअल टैबलेट्स। और सबलिंगुअल टैबलेट्स बता दी जाए तो अंडर द टंग रखी जाती है, जो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और जीआईटी डिग्रेडेशन दोनों को अवॉइड करता है। अब आप ये कहेंगे, भाई मैम ट्रांसडर्मल पैच भी तो यही काम करती है, वो भी तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करती है, लेकिन सबलिंगुअल टैबलेट्स के कंपैरिजन स्लो काम करती है। ओरल टैबलेट्स तो जीआईटी डिग्रेडेशन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म फॉलो करती है। रेक्टल सपोजिटरीज पार्शियल करती हैं, पार्शियल नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बायोअवेलेबिलिटी रेफर्स टू? जो बायोअवेलेबिलिटी है वो क्या बताती है? फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज्ड ड्रग रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन, रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन ओनली, एक्सटेंट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन टिश्यूज या फिर अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज। तो बायोअवेलेबिलिटी की डेफिनेशन में ही क्या होती है कि ड्रग की वो फ्रैक्शन जो कि अनचेंज फॉर्म में हमारे ब्लड के अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच चुका है। तो आंसर हो जाएगा ए, फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज्ड ड्रग रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्योंकि यही इसकी डेफिनेशन है। रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन ओनली इसीलिए नहीं होगा क्योंकि रिलेट करता है एब्जॉर्प्शन की काइनेटिक को, फार्मोकाइनेटिक पढ़ते हैं, ये फुल कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है बायोअवेलेबिलिटी का। एक्सटेंट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन टिश्यूज नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रेफर होता है। और अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि बायोअवेलेबिलिटी में ड्रग की फ्रैक्शन ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, और एक्सक्रीटेड अनचेंज में क्या हो रहा है कि ड्रग का वो अनचेंज हिस्सा जो कि यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है, तो बायोअवेलेबिलिटी से कोरिलेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोलॉजी इज डिफाइंड एज? बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि फार्माकोलॉजी क्या बताती है। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताती है, स्टडी ऑफ ड्रग्स इंक्लूडिंग देयर ओरिजिन, इफेक्ट्स और थेरेपेटिक यूज बताती है, स्टडी ऑफ डिजीज बताती है या फिर स्टडीज ऑफ डाइट बताती है। तो फार्माकोलॉजी का मतलब होता है ड्रग की स्टडी करना। तो स्टडी ऑफ ड्रग्स इंक्लूडिंग देयर ओरिजिन, कहाँ से आए हैं, क्या उनका इफेक्ट है और कहाँ किस चीज़ के लिए वो यूज़ किए जाते हैं, तो ये होता है पूरा फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी साइंस है ड्रग की, जिसमें हम ड्रग का इंटरेक्शन देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, और ये इंक्लूड करता है कि ड्रग किस तरीके से एक्ट कर रही है, उनका थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, उनकी टॉक्सिसिटी क्या होगी। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स को स्टडी करते हैं, ड्रग्स को नहीं। पैथोलॉजी में डिजीज पे फोकस किया जाता है, ठीक है, उनके ड्रग के एक्शंस पे नहीं। न्यूट्रिशंस में फूड पे काम किया जाता है, फार्माकोलॉजी की तरह ड्रग पे एक्शन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। अब बताना है पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या किस तरीके से काम करता है पेनिसिलिन। डीएनए काइनेज इनिबिटर है, इनिबिट करता है 30S राइबोसोम को,
इनहिबिट करता है बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को या फिर फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर है? आंसर हो जाएगा इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। जो पेनिसिलिन है वो क्रॉस लिंकेज को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है वो प्रोसेस में नहीं आती है, इनहिबिट हो जाती है सेल वॉल बनना, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाता है बैक्टीरिया का और उसकी डेथ हो जाती है। तो पेनिसिलिन बाइंड करता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से और इनहिबिट करता है, प्रिवेंट करता है पेप्टिडोग्लाइकन क्रॉस लिंकिंग को सेल वॉल के अंदर, जिसकी वजह से सेल वॉल डिसरप्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है और बैक्टीरिया किल हो जाता है। तो बैक्टीरियोलाइसिस ड्रग है ये। डीएनए गायरेज इनहिबिटर इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो डीएनए गायरेज है उस पे काम करती है हमारी फ्लोरोक्विनोलोन्स। ये बैक्टीरियल के डीएनए पे सॉरी तो ये बैक्टीरिया के डीएनए पे काम करती हैं। 30S राइबोसोम इसका आंसर नहीं है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन्स अमीनोग्लाइकोसाइड्स ड्रग काम करती हैं, ब्लॉक करती है प्रोटीन सिंथेसिस को। फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर इसका आंसर नहीं है, क्योंकि सल्फोनामाइड्स बाइंड करती हैं और ये ब्लॉक करती है न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को बैक्टीरिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर का क्लासिफिकेशन क्या होगा? बीटा सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव, विद और विदाउट इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, या फिर एसी इनहिबिटर्स, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, या फिर अल्फा 1 सिलेक्टिव ओनली। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, बीटा 1 सेलेक्टिव होना होगा। बीटा ब्लॉकर जो बीटा 1 के लिए सेलेक्टिवली बाइंड करेगा। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा है, विद और विदाउट इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी रखते हैं अपने अंदर ही। तो ये होते हैं हमारे बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, अगर बात की जाए बीटा 1 की, बीटा 1 सेलेक्टिव जो रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं वो क्या करते हैं, हमारे हार्ट पे जाके बाइंड करते हैं, हार्ट रेट को कम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को कम करते हैं, जिसकी वजह से बीपी हमारा कम हो जाता है, जैसे कि मीटोप्रोलोल है, एटिनोलॉल है। अगर नॉन सेलेक्टिव की बात की जाए तो ये नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कोई पर्टिकुलर रिसेप्टर नहीं है जहाँ इनको बाइंड होना है। ये बीटा 1 पर भी बाइंड हो सकते हैं, बीटा 2 पर भी बाइंड हो सकते हैं। ये हमारे हार्ट और लंग दोनों को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रोपेनोलॉल। विद और विदाउट इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, जिसको हम आईएसए बोलते हैं। तो कुछ बीटा ब्लॉकर्स हैं जो कि पार्शियली स्टिमुलेट करती है बीटा रिसेप्टर्स को, कुछ हैं जो कि ब्लॉक करते हैं कैटेकोलामाइंस को, जैसे कि पिंडोलॉल है। इसलिए इसका आंसर है हमारा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर, दैट इज बीटा 1 सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव, विद एंड विदाउट इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। एसी इनहिबिटर नहीं है, क्योंकि एसी इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्यों नहीं है, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैल्शियम के इनफ्लक्स को रोकते हैं वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में। ठीक है, अल्फा 1 सेलेक्टिव ड्रग्स क्यों नहीं है, क्योंकि ब्लॉक करती हैं अल्फा 1 रिसेप्टर को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, मस्केरिनिक एंटागनिस्ट है, इरिवर्सिबल हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएज इनहिबिटर है, या फिर एंटासिड है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओमिप्राजोल हमारा इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है ये हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएज पंप को। तो ओमिप्राजोल क्या है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। पूछा जाए कि कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, देन पीपीआई। और ये इरिवर्सिबली बाइंड करता है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएज एंजाइम को पेराइटल सेल्स में, जिसकी वजह से क्या होगा, जो गैस्ट्रिक एसिड बन रहा है उसका सिक्रीशन जो हो रहा है उसको ये इनहिबिट करता है। ये बहुत ज़्यादा पोटेंट है, लॉन्ग लास्टिंग एसिड सप्रेशन कॉज करता है। पेप्टिक अल्सर के लिए यूज़ किया जाता है, GERD के लिए यूज़ किया जाता है, और जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम के लिए यूज़ किया जाता है। H2 ब्लॉकर इसका आंसर नहीं है, क्योंकि H2 ब्लॉकर्स क्या करते हैं, हिस्टामीन रिसेप्टर बाइंड करते हैं, हिस्टामीन के सिक्रीशन को, उसके रिलीज को इनहिबिट करते हैं। मस्केरिनिक एंटागनिस्ट क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं स्टाइल कोलिन को। ठीक है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर नहीं है। एंटासिड न्यूट्रलाइजर जो है ये ऐसे हैं जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको इनहिबिट नहीं करते, उसके प्रोडक्शन को इनहिबिट नहीं करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेटफॉर्मिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया ना किसका, मेटफॉर्मिन का। स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन सिक्रीशन को, रिड्यूस करते हैं हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को, इनहिबिट करते हैं ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को, या फिर सल्फोनाइल यूरिया पे इफेक्ट डालते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेटफॉर्मिन, आपने सुना होगा मेटफॉर्मिन बहुत कॉमनली यूज की जाती है, जिसका काम होता है रिड्यूस हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। जो हमारा हेपेटिक है, जो हमारा लीवर है,
जो हमारा हिपैट है वो क्या करता है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। ग्लूकोज बढ़ेगा तो ब्लड के अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो मेटफॉर्मिन क्या करती है, ये लीवर के थ्रू जो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है, जो ग्लूकोज का न्यू फॉर्मेशन हो रही है, उसको इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से शुगर, जो ग्लूकोज है, जो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ब्लड में, उसको कम करती है विदाउट इंक्रीजिंग इंसुलिन। लेकिन इंसुलिन पे इसका कोई असर नहीं है। ऐसा नहीं कि इंसुलिन को बढ़ाना पड़ रहा है देन लीवर में ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कम कर रही है, नहीं, ये अपना काम करती है, लीवर के थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करती है, लेकिन बिना अफेक्ट करे हुए इंसुलिन को। सल्फोनाइल यूरिया स्टिमुलेट करता है इंसुलिन को। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर ब्लॉक करता है इंटेस्टाइनल ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को। मेटफॉर्मिन इकलौती ऐसी नहीं है जो सल्फोनाइल यूरिया है, इज नॉट अ सल्फोनाइल यूरिया। मैकेनिज्म क्या है इसका, डिफरेंट है मेटफॉर्मिन का, सॉरी, सल्फोनाइल यूरिया का जो मैकेनिज्म मेटफॉर्मिन से अलग है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ब्रेडिकाइनिन। अब बताना है ब्रेडिकाइनिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा। वेसोडाइलेटर, जो कि इंक्रीज करेगा, वेसोडाइलेटर की तरह काम करेगा और इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी कॉज करेगा, या फिर सीएनएस स्टिमुलेंट होगा, या फिर एंटी हाइपरटेंसिव होगा, या फिर डायरेटिक्स होगा। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताना है ब्रेडिकाइनिन का, जिसका आंसर है वेसोडाइलेटर और इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। तो ब्रेडिकाइनिन क्या है, एक पेप्टाइड मीडिएटर्स हैं, ऑटोकॉइड से पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स हैं, जो कि इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होते हैं, पेन इंड्यूस करते हैं, वेसोडाइलेशन कॉज करते हैं, वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ा देते हैं। आपने सुना होगा व्हील फ्लेयर और फ्लश। तो व्हील फ्लेयर फ्लश को ये बढ़ा देते हैं। रेडनेस, पेन और सूजन ये कॉज करते हैं, तो एडिमा कॉज करते हैं। पेन मीडिएटर्स हैं ब्रेडिकाइनिन। सीएनएस स्टिमुलेंट नहीं है, ना ही एंटी हाइपरटेंसिव है और ना ही डायरेटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको हम नॉर एड्रेनालिन बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, कैटेकोलामाइंस हैं जो कि अल्फा बीटा एगोनिस्ट हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं और बीपी बढ़ाते हैं, या फिर स्टेरॉइड हार्मोन है, या फिर पेप्टाइड हार्मोन है, या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो नॉर एपिनेफ्रिन की डेफिनेशन इनमें से क्या होगी, आंसर होगा ए कैटेकोलामाइंस। तो नॉर एपिनेफ्रिन क्या है, एक अमीन कैटेगरी के न्यूरोट्रांसमीटर है, जिनको हम बोलते हैं कैटेकोलामाइंस। बाइंड करते हैं अल्फा और बीटा 1 रिसेप्टर्स पे। अल्फा रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन होता है। वहीं अगर बीटा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट की बात की जाए तो हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, लेकिन माइल्ड अगर कंपेयर करें एपिनेफ्रिन से तो उसके जैसा ही सम रिलेटेबल मैकेनिज्म है। यूज किया जाता है हाइपोटेंशन के लिए, क्यों, क्योंकि बीपी बढ़ाते हैं। शॉक में यूज किया जाता है। स्टेरॉइडल हार्मोन नहीं होगा क्योंकि लिपिड सॉल्युबल होते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। पेप्टाइड हार्मोन नहीं होगा क्योंकि ये चेन है अमीनो एसिड की, अमीन्स नहीं है, सिंगल अमीन नहीं है। नॉरएपिनेफ्रिन कोई डाइजेस्टिव एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं रखता है, इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा कैटेकोलामाइन अल्फा एंड बीटा 1 एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ कैल्शियम रेगुलेटिंग हार्मोन। अब हमें क्लासिफिकेशन बताना है किसका, कैल्शियम रेगुलेटिंग हार्मोन का। पीटीएच, विटामिन डी, कैल्सिटोनिन है। पीटीएच है खाली, विटामिन डी है ओनली, या फिर कैल्सिटोनिन है ओनली। तो आंसर हो जाएगा ए पीटीएच, विटामिन डी, कैल्सिटोनिन। अगर कैल्शियम रेगुलेटिंग हार्मोन की बात की जाए तो पीटीएच, विटामिन डी और कैल्सिटोनिन तीनों क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं कैल्शियम को। पीटीएच की अगर हम बात करें तो इंक्रीज करता है कैल्शियम को बाय स्टिमुलेटिंग बोन रिजॉर्प्शन, बोन के अंदर कैल्शियम को बढ़ाने का काम करता है। रीनल कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन और एक्टिवेट करता है विटामिन डी को। विटामिन डी कैल्सिट्रायोल, जिसको हम बोलते हैं, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है कैल्शियम का और फॉस्फेट का। वहीं अगर कैल्सिटोनिन की बात की जाए तो ये ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसको इनहिबिट करता है बाय ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, ताकि ब्लड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम ना पहुंचे, ये ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कम करता है। कौन कौन से डिसऑर्डर्स में काम किया जाता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में यूज़ किया जाता है, रिकेट्स के लिए यूज़ किया जाता है, ओस्टियोपोरोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। पीटीएच
विटामिन डी, कैल्सिटोनिन इंडिविजुअली ये काम नहीं करते हैं, अलग अलग ये एक साथ काम करते हैं। तो कोई सोल रेगुलेटर नहीं है कि खाली सिर्फ कैल्सिटोनिन की बात की जाए या फिर पैराथायरॉयड हार्मोन की बात की जाए, खाली अकेले ये काम नहीं करते हैं। ये तीनों के तीनों रेगुलेटिंग हार्मोन है जो कि कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन का क्लासिफिकेशन क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टिंडायोन, या फिर टेस्टोस्टेरोन खाली, डीएचटी खाली, या फिर पेप्टाइड ओनली। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन, डीएचटी और एंड्रोस्टिंडायोन तीनों इसका क्लासिफिकेशन है। देखो एंड्रोजन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है जो कि मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलपमेंट और मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। एंड्रोजन्स की बात की जाए तो इसमें टेस्टोस्टेरोन भी इन्वॉल्व होता है, इसमें डीएचटी भी इन्वॉल्व होता है जो कि बहुत पोटेंट होता है। एंड्रोस्टिंडायोन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रीकर्सर की तरह काम करता है एंड्रोजन्स को बनाने के लिए। जो हमारा बी और डी ऑप्शन है वो हमारा क्या है? वो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की अगर हम बात करें तो ये खाली अकेले काम नहीं करता है। अगर हम डीएचटी की बात करें तो ये मेटाबोलाइट है, एंड्रोजन नहीं है। और पेप्टाइड की बात की जाए तो एंड्रोजन्स क्या हमारे स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स है, पेप्टाइड्स तो बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेशन ऑफ प्रोलैक्टिन, अब बताना है प्रोलैक्टिन की डेफिनेशन क्या होगी। पेप्टाइड हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी जो कि स्टिमुलेट करता है लैक्टेशन को। स्टेरॉयड हार्मोन है, डाइजेस्टिव एंजाइम है या फिर ऑटोकॉइड है। तो इसका आंसर बताइए प्रोलैक्टिन की डेफिनेशन क्या होगी। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और स्टिमुलेट करता है मिल्क के प्रोडक्शन में, लैक्टेशन में। तो प्रोलैक्टिन क्या एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि मेमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, डेवलप करता है ताकि मिल्क का प्रोडक्शन हो सके, लैक्टेशन शुरू हो सके। और रिप्रोडक्टिव और इम्यून रेगुलेशन को में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इम्यून को रेगुलेट करता है प्रोलैक्टिन। स्टेरॉयड हार्मोन इसका आंसर नहीं है जैसे कि एस्ट्रोजन है, कॉर्टिसोल है। क्यों? क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है। प्रोलैक्टिन हमारा पेप्टाइड है। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है? प्रोलैक्टिन इज नॉट इन्वॉल्व इन डाइजेशन। ऑटोकॉइड्स हमारे क्या है? ऑटोकॉइड्स हमारे लोकल मेडिएटर्स हैं जैसे कि हिस्टामिन है, ब्रेडिकाइनिन है। ये हमारे पेप्टाइड हार्मोन नहीं है, ये पिट्यूटरी हार्मोन्स नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन, अब हार्मोन क्लासिफिकेशन बताना है। क्या स्टेरॉइड्स ओनली, क्या पेप्टाइड्स ओनली, या पेप्टाइड्स, स्टेरॉइड्स, अमीन सारे ही हैं या फिर सिर्फ अमीन होते हैं? तो हार्मोन्स हमारे क्या है? पेप्टाइड्स भी होते हैं, स्टेरॉइड्स भी होते हैं और अमीन्स भी होते हैं। पेप्टाइड्स मतलब प्रोटीन्स जैसे कि वाटर सॉल्युबल हैं जो कि सेल सरफेस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं जैसे कि इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है। स्टेरॉइड्स हमारे लिपिड सॉल्युबल हैं जैसे कॉर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है। ये न्यूक्लियर रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं। अमीन्स की बात की जाए तो ये अमीनो एसिड से बने होते हैं जैसे कि थायरॉक्सिन है, एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, और ये भी हमारे वाटर सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल दोनों हो सकते हैं। तो हार्मोन्स हमारे तीनों टाइप के हो सकते हैं। सिर्फ पेप्टाइड की बात की जाए तो नहीं होगा, स्टेरॉइड्स की बात की जाए तो खाली स्टेरॉइड्स नहीं होंगे, और अमीन्स की बात की जाए तो अमीन्स नहीं होंगे। तीनों ही हमारे क्या हैं? केमिकल स्ट्रक्चर हैं हार्मोन्स के। आज का लास्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोपिडोग्रेल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है क्लोपिडोग्रेल का। बीटा ब्लॉकर है, इनहिबिट करता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट रिसेप्टर को प्लेटलेट्स पे। एसी इनहिबिटर है या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोपिडोग्रेल इज इनहिबिट एडीपी रिसेप्टर ऑन प्लेटलेट्स। क्यों? क्योंकि क्लोपिडोग्रेल कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करती है? एंटी प्लेटलेट ड्रग को बिलोंग करती है। अगर बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तो ये इरिवर्सिबली बाइंड करता है P2Y12 रिसेप्टर्स पे जो प्लेटलेट्स पे प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ से जब एडीपी हमारा बाइंड हो जाता है एडीपी पे तो ये एक्टिवेट करता है ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी और थर्ड ए रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स जम रहे हैं, उसको इनहिबिट करता है और थ्रोम्बोसिस, पीसीआई, स्ट्रोक और पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज को रोकने का काम करता है। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? हार्ट रेट को रिड्यूस करते हैं, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। प्लेटलेट इनहिबिशन में इसका कोई रोल नहीं है। एसी इनहिबिटर का भी प्लेटलेट की एग्रीगेशन में ऐसा सच कोई रोल नहीं है, और ना ही कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का है। तो आंसर हो जाएगा क्लोपिडोग्रेल क्या है? हमारी एंटी प्लेटलेट ड्रग है।
तो यहाँ पर हमारे आज की इस सीरीज़ में 15 MCQs कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये MCQs आगे फर्दर बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारा पेज फेसबुक टेलीग्राम इंस्टा पर भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक भेज दिए हैं, लिख दिए हैं, आप वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।